साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल देववाणी में आपका स्वागत है। मेरे पहले ही वीडियो को इतना सारा प्यार, प्रोत्साहन और आशीर्वाद देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों और युवा बेरोजगारों से जुड़े मुद्दों, विभिन्न मुद्दों और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथियों, वीडियो में जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी जाती है वह मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और समझ पर आधारित है। मेरा उद्देश्य केवल आपका मार्गदर्शन करना है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कृपया मेरे वीडियो को आधार न बनाया जाए। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और उच्चाधिकारियों द्वारा आपको दिए गए आदेश निर्देश ही सर्वमान्य होंगे। वीडियो के दौरान यदि मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है तो मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, पहले वीडियो में मेरे द्वारा एनपीएस के संबंध में संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी। उस जानकारी के बाद काफ़ी सारे प्रश्न संविदा कर्मचारियों द्वारा मेरे से विभिन्न माध्यमों से, टेलीफोन माध्यम से, यूट्यूब पर भी काफ़ी कमेंट आए और काफ़ी साथियों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी करे। काफ़ी उनकी क्वेरी जो है अभी भी मेरे पास में आ रही है। उनको लेकर मैंने एक प्रश्नमाला तैयार की है और आज का इस वीडियो देखने के बाद में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एनपीएस के संबंध में आपके दिमाग में कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी और आप आसानी से जो है एनपीएस अकाउंट अपना खुलवा सकेंगे, उसको आगे भी जारी रख सकेंगे। कुछ एक प्रश्नों की सूची जो है मेरे द्वारा तैयार की गई है और बिना इस वीडियो को स्किप करे यदि आप उसको पूरा देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो सारे डाउट हैं एनपीएस को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, सबसे पहला प्रश्न जो मेरे सामने आया कि क्या आम नागरिक एनजीओ प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो हमारे या अन्य किसी भी माध्यम से जो हमारे अस्थायी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, क्या वो भी एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं? तो मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, बिल्कुल कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष है वो अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन जो राज्य सरकार के 10% अंशदान की बात की गई थी वह संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत जो राजस्थान में संविदा कर्मी कार्यरत है और जिनके नियुक्ति आदेशों में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि उनको नियोक्ता का अंशदान 10% दिया होगा। केवल उन्हीं कर्मचारियों को अंशदान दिया होगा। आम नागरिकों को या अन्य जो अस्थायी कर्मचारी हैं अपने प्लेसमेंट एजेंसी के वगैरह के माध्यम से लगे हुए हैं उनको वो अंशदान दिया नहीं होगा। ठीक है, तो उनको सारा अंशदान खुद को ही जमा करवाना पड़ेगा और यह एक सेविंग स्कीम है, आपके रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। तो कोई भी आम नागरिक है जो एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है अपना और उसको जारी रख सकता है, लेकिन राज्य सरकार का अनुदान उसको देय नहीं होगा। वो केवल जो संविदा सेवा नियम के अंतर्गत कार्यरत है कर्मचारी उन्हीं को देय होगा। ठीक है जी। और दूसरा जो प्रश्न आया कि एनपीएस अकाउंट किस माध्यम से खुलवाएं, साथियों ने प्रश्न पूछे कि भाई एनपीएस अकाउंट है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किस माध्यम से खुलवाया जाना सही रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपको ऑनलाइन काम जो है कंप्यूटर वगैरह पे काम करने का नॉलेज है तो आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं, वो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके जो भी संस्थान पे और कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है या अकाउंट संबंधी व्यक्ति है वो उनकी सहायता ले सकते हैं आप, या मान लो ज़िले में आपके किसी भी व्यक्ति को जानकारी है इस बारे में अकाउंट खोलने की तो सारे साथी इकट्ठे होकर एक साथ उनसे खुलवा सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं काम में, तो आपके लिए ईजी रहेगा। यदि आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आप ऑफलाइन माध्यम से अपनी बैंक ब्रांच, जिस भी बैंक ब्रांच में आपका खाता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट आपने जिस भी बैंक ब्रांच में खोल रखा है उस ब्रांच में आप संपर्क करें। उस ब्रांच में जाके आप वहाँ पे बताएं कि मुझे एनपीएस अकाउंट खुलवाना है, तो वो आपको फॉर्म भरने के लिए देंगे, आप उसमें आप अपनी सारी जानकारियाँ भर दें और आप उस बैंक के माध्यम से आसानी से खुलवा सकते हैं। लेकिन क्या है कि बैंक की बहुत सी ब्रांचेज में काफ़ी भीड़ रहती है, ठीक है, तो वो शायद वहाँ पे आपको थोड़ी कठिनाई आए खाता खुलवाने में। इसके लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे कई सारे कर्मचारियों को खुलवाना है तो आप किसी एक बैंक से संपर्क करें कि भाई हमारे इतने 150 कर्मचारी हैं उनका एक साथ खुलवाना है, तो कोई भी बैंक इंटरेस्ट ले लेगा इसमें खोलने में खाते, और आप ऐसे करके एक बैंक से संपर्क कर सकते हैं। उनका एक कर्मचारी को एक दिन आ जाए, सारे कर्मचारियों के एक साथ फॉर्म फिल कर ले और आपके खाते खोल दें तो भी आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप खोल सकते हैं जो भी आपको सुविधाजनक लगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो सबसे ज़्यादा मेरे सामने आया कि कौन सा अकाउंट खुलाया जाना सही है, टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट। जैसा कि मैंने आपके पहले वीडियो में आपको बताया था कि दो प्रकार के अकाउंट हैं। तो साथियों की सबसे ज़्यादा प्रश्न ये है कि भाई कौन सा अकाउंट खुलवाएं, हमारे लिए सही कौन सा रहेगा। ठीक है, तो पहले जब सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू होती थी तो उनको केवल टीयर 1 अकाउंट खुलवाने के लिए जो है सरकार ने परमिशन दी थी कि भाई आप विभाग द्वारा उनके अकाउंट खोले जाते थे और केवल टीयर 1 अकाउंट ही उनका खोला जाता था।
ठीक है। लेकिन अभी जो संविदा सेवा नियम में जो आए प्रावधान, उनमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अभी तक कोई बाध्यता सरकार ने ऐसी दी नहीं है। भविष्य में अगर सरकार ऐसी कर देती है कोई बाध्यता तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो केवल यही आया है कि भाई हम आप अकाउंट खुलवाइए और उसमें राशि जमा कराइए और हम आपको नियोक्ता का अंशदान दे देंगे, इतना ही उसमें लिखा हुआ है। अकाउंट की तो कोई बाध्यता है नहीं। तो इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए टियर 1 और टियर 2 जो दोनों अकाउंट है वो खुलवा ले तो उचित रहेगा। यदि भविष्य में सरकार में बाध्य कर देती है तो हम टियर 2 में अंशदान जमा करवाना बंद कर देंगे, सारा का सारा अंशदान टियर 1 में जमा करवाते रहेंगे, तो वो तो कोई ऐसी उसमें समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे अभी आप टियर 1 और टियर 2 दोनों ही अकाउंट अगर खुलवा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। टियर 1 अकाउंट खुलवाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो आपको खुलवाना ही पड़ेगा और वही सबसे ज़्यादा लाभदायक आपके लिए, क्योंकि भविष्य में जो आपकी पेंशन है या जो एकमुश्त राशि आपको मिलेगी वो टियर 1 अकाउंट के आधार पर ही मिलेगी, ना कि टियर 2 अकाउंट के आधार पर। टियर 2 तो एक सेविंग अकाउंट की तरह काम करेगा जिसमें आप कभी भी राशि डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं और जो मार्केट है उसके हिसाब से आपको रिटर्न है जो मिलता रहेगा। ठीक है। और अगला प्रश्न जो सबसे ज़्यादा साथियों ने पूछा कि अंशदान की राशि किस अकाउंट में जमा करवाई जानी है, टियर 1 या टियर 2। और कुछ साथियों का ये भी प्रश्न था कि क्या हम पूरी की पूरी राशि टियर 2 अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। तो शायद उनका उद्देश्य ये हो कि हमने इधर से जमा करवाया और उधर से निकलवाया, नियोक्ता का भी अंशदान हम निकलवा सकते हैं। तो साथियों देखो, बाध्यता तो नहीं है, लेकिन टेक्निकल रूप से ये चीज़ गलत है हम सोचे तो, क्योंकि सरकार हमें इसलिए बेनिफिट दे रही है 10% का, ताकि जो हमारा भविष्य है वो सिक्योर है। हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे साथी जो है संविदा कर्मचारी आज अपनी रिटायरमेंट की उम्र प्राप्त कर लेते हैं और उनको बेरंग लौटना पड़ता है। ठीक है। उनको कोई भी पैसा जो है पेंशन के रूप में भी कुछ नहीं मिलता और एकमुश्त राशि भी कुछ नहीं मिलती, ऐसा कोई प्रावधान अभी तक है नहीं। तो इसमें बहुत दुख होता है। काफ़ी बार हमने देखा है कि हमें कंट्रीब्यूट करके उनकी सहायता करनी पड़ती है लास्ट मोमेंट पर, जब वो रिटायरमेंट होके जाते हैं तो बहुत बुरा सा फील होता है। इसलिए अब जब सरकार ने हमें एक स्कीम दी है तो कृपया कर ऐसा ना करें कि भाई हम सारा का सारा पैसा टियर 2 अकाउंट में डाल रहे हैं, हम नियोक्ता का अनुदान भी वापस निकलवा रहे हैं। और यदि मेरी बात उच्चाधिकारियों तक पहुँच रही तो वो भी इस पर थोड़ा गौर करें, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ बन सकती है कि लोग केवल टियर 2 अकाउंट में पैसे डालते रहेंगे और निकलवाते रहेंगे सारा पैसा, तो फिर सेविंग कहाँ होगी, उनकी सेविंग तो हो नहीं पाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया कर दोनों अकाउंट खुलवाएं और कुछ पैसा टियर 2 अकाउंट में डालते रहें, क्योंकि जिनकी तनख्वाह कम है वो कुछ पैसा डालते रहें, आपको ज़रूरत के हिसाब से निकलवाते रहें। ठीक है। लेकिन अधिकांश जो आपकी राशि है वो टियर 1 अकाउंट में ही डालने का जो है वो कोशिश करें। उसी के आधार पर जो आपकी है पेंशन निर्धारित होगी जब आप रिटायरमेंट होंगे। यदि आप पहले परमानेंट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि परमानेंट नहीं होते, यदि आपको यही जॉब कंटिन्यू करनी पड़ती है 60 साल की उम्र तक या जो भी आपकी रिटायरमेंट की उम्र रहेगी तब तक, तो कम से कम जो है आपको एक अच्छी राशि पेंशन के रूप में मिले, एक अच्छी राशि एकमुश्त राशि आपको रिटायरमेंट पर मिले, जिससे कि आप अपने जीवन में जो है एक सहानुभूति प्राप्त करें कि हाँ भाई मैंने कुछ तो गेन किया है। ठीक है। अगला था कि अंशदान की दर क्या होगी। ठीक है। दर के बारे में भी बहुत से साथी अभी भी कंफ्यूज है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी विस्तार से बताने की कोशिश की थी। साथियों दर जो है वो 10-10 की रहेगी। 10% नियोक्ता का अंशदान होगा और 10% कर्मचारी का अंशदान होगा। इसको साथियों ऐसे समझे कि आपको अपनी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, संविदा कर्मचारियों के मामले में क्या है, जो पूरी सैलरी है उसी को बेसिक सैलरी माना जाता है। कोई भी जो अपने जो नियम कायदे हैं वो पूरी की पूरी सैलरी पर लागू होती है। अगर किसी की सैलरी 50,000 है तो 50,000 की 50,000 को बेसिक उन्होंने मान लिया है, किसी की 10,000 है तो उसकी 10,000 की 10,000 बेसिक मानते हैं। तो जो आपकी बेसिक सैलरी है उस बेसिक सैलरी का 20% राशि आपको अपने एनपीएस अकाउंट में जमा करवानी है। उस बेसिक सैलरी की 20% राशि। ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि जिसकी सैलरी 10,000 है उसको 10,000 का 20% यानी कि 2,000 रुपये अपने एनपीएस अकाउंट में जमा करवाने हैं। जब वो 2,000 रुपये जमा करवा कर यानी 20% राशि जमा करवा कर उसकी रसीद प्रस्तुत करेगा तो उसको उसकी सैलरी की अधिकतम 10% राशि तक नियोक्ता का जो अंशदान है वो पुनर्भरण कर दिया जाएगा। यानी कि उस 2,000 में से 1,000 रुपये उसको वापस मिल जाएंगे। अंशदान की दर क्या रहेगी? 10%। नियोक्ता के अंशदान की दर जो है 10% रहेगी, कर्मचारी के अंशदान की दर 10% रहेगी। कुल मिला के 20% हो गया। तो आपको अपनी सैलरी का जो 20% है वो अपने स्तर पे अपने एनपीएस अकाउंट में जमा करवाना है। ठीक है, 20% जमा करवा कर आप वो 20% की रसीद अपने जो आहरण और वितरण अधिकारी है, जो भी आपके लेखाकार हैं, जो आपका वेतन बनाते हैं, उनको प्रस्तुत करें कि जी ये मैंने इस माह के वेतन की ये रसीद आपके सामने है, मैंने मेरा एनपीएस जो है वो जमा करवा दिया है।
तो मेरे को मेरा जो नियोक्ता का अंशदान है उसका पुनर्भरण देने की कृपा करें। तो वो क्या है कि अपनी कैलकुलेशन करके और आपका जो 10% नियोक्ता का अंशदान है वो आपको पुनर्भरण कर देंगे। ठीक है, 20% राशि आपको पर मंथ अपनी सैलरी का जो है वो जमा करवानी है। ठीक है, और 1% जो मेरे लेखाकार भैया हैं उन्होंने मेरे से काफ़ी पूछा कि भाई अब एनपीएस जो वेतन में से है एनपीएस की कटौती करनी है या जो पूर्व में कटौती की गई है। मान लो पूर्व में एक शिक्षा ये अपने चिकित्सा विभाग के अंदर आदेश आया था तो कटौतियाँ शुरू हो गई थी। वहाँ पे जो हमारे निदेशक महोदय ने हमें आदेशित किया था कि कर्मचारियों के जो वेतन से 10% कटौती करके आपको एक अलग से बैंक अकाउंट में रखना है। उस आदेश को आए 4-5 महीने हो गए। तब से क्या है, जो हमने कर्मचारियों का नियुक्ति तिथि से उनके वेतन से 10% कटौती करके हम अलग खाते में उसको सुरक्षित किए जा रहे थे। ठीक है, तो अब जब क्लियर कट आदेश आ गए हैं कि भाई उनको स्वयं के स्तर पे खुलवाना है तो अब कटौती करने का तो फ़ायदा नहीं है। तो और साथ में उनको अपने स्तर पे जमा भी करवानी है राशि, तो बेचारा जो संविदा कर्मचारी इतने पैसे कहाँ से लाएगा। तो मेरा निवेदन है सबसे कि जो भी लेखाकार भाई वेतन वगैरह बनाते हैं जो या जो भी उच्च अधिकारी हैं जो फाइल जिनके पास जाती है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जो आप पूर्व में आप द्वारा कटौती की गई थी 10% राशि जो वेतन से काट रहे थे वो उनको पुनर्भरण कर दे, उनका पुनर्भुगतान कर दे ताकि वो पीछे का भी अपना एनपीएस से एक मुश्त जमा करवा सके और अब उनकी कटौती जो है वो बंद कर दें। क्योंकि सरकार को तो देना नहीं है, खुद को ही उनको जमा करवाना है अपना अंशदान सारा। इसलिए वो आप कृपा करके उनकी कटौती बंद कर दें और पूर्व की कटौती भी उनको वापस दे दें, जिससे कर्मचारी संविदा कर्मचारी जो है वो अपना एनपीएस जमा करवा सके और इस जो 10% सरकार का अंशदान है उसका लाभ ले सके। ठीक है जी। अगला है नियोक्ता का अंशदान कैसे प्राप्त करें। मैंने पहले भी आपको थोड़ा बता दिया, लेकिन ये क्वेश्चन जो क्या है काफ़ी बार रिपीट हुआ था। ठीक है, सिंपल सा है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप टीए बिल वगैरह उठाते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टीए बिल बना के प्रस्तुत करते हैं अपने अकाउंटेंट को। तो वैसे ही आपको क्या है कि जो आप अपना एनपीएस जमा करवा के उसकी जो एक रसीद आप जरूर निकलवा लें। उसकी रसीद जो है पेमेंट करते टाइम ये ध्यान रखें, रसीद जनरेट होती है उसकी एक ऑटोमेटिक, वो रसीद आप जमा करा दें। अंशदान चाहे आपने किसी भी अकाउंट में जमा करवाया हो उसकी रसीद आपको मिलेगी जरूर। तो वो रसीद जो है आप प्राप्त कर लें, रसीद उसकी डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के उसका और उस पर अपने खुद के हस्ताक्षर करके पेड बाय मी लिख के उस पर कि ये भुगतान मेरे द्वारा किया गया है अपने जो अकाउंट सेक्शन है उसमें दे दे। तो वो देने के बाद जो है जो भी उनकी प्रक्रिया रहेगी 1 दिन 2 दिन 4 दिन में जैसे भी उनका माध्यम जिस माध्यम से उनको देना है वो आपको पुनर्भरण कर देंगे। क्योंकि आदेश हमारे पास स्पष्ट आ चुके हैं तो पुनर्भरण करने में हमें कोई कठिनाई इसमें नहीं होगी। ठीक है, कौन सी स्कीम का चुनाव करें। जो स्कीम का चुनाव करने की जब बात आई है तो उसमें क्या है कि साथी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। ठीक है, कि भाई स्कीम जो है हम कौन सी चुनाव करें, एक्टिव करें या ऑटो करें। 2 चॉइस हमें पूछता है, बैंक वाले भी पूछते हैं जब बैंक में खुलवाते हैं और ऑनलाइन में भी ये 2 ऑप्शन आते हैं कि भाई ऑटो स्कीम चूज करें या एक्टिव स्कीम चूज करें। तो पहले जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ऑटो स्कीम में उनका सबका खाता था, ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट होती थी। क्योंकि ऑटो स्कीम में जो है हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो एनपीएस सिस्टम है जो कि खुद में एक इतना बड़ा सिस्टम है, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी इसको डील कर रहे हैं जो इसके जानकार हैं, जो अच्छी तरीके से इसकी गहराइयों को जानते हैं। उन्होंने हमारी आयु के हिसाब से जो है एक कैलकुलेटर बना रखा है पूरा। तो वो ऑटो स्कीम में ऑटोमेटिक हमारा पैसा जो है इक्विटी में, गवर्नमेंट बॉन्ड में और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनमें निवेश करते रहते हैं। हमें एक बार वो स्कीम चूज करनी है और उसके बाद में हमें दोबारा बार बार उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर मार्केट की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ऑटो जो स्कीम है ऑटो स्कीम चूज कर लें, ऑटो स्कीम चूज कर लें और निश्चिंत हो जाए। कोई बात नहीं, वो एनपीएस जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपका जो पैसा है उसको निवेश करता रहेगा, आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और एज के हिसाब से उसका रिस्क फैक्टर भी वो ऑटोमेटिक जो है कम करते रहेंगे। ठीक है, ऑटो स्कीम आप चूज़ कर लें यदि आप मार्केट की जानकारी रखते हैं। ठीक है, और समय समय पर आप ऑनलाइन काम करते रहते हैं, आप बाद में चेंज कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो आप एक्टिव स्कीम चूज़ कर सकते हैं। एक्टिव स्कीम जब आप चूज़ करेंगे तो उसमें फिर आप जो अपना अंशदान है जो इक्विटी में जाएगा जहाँ पे थोड़ा मार्केट रिस्क रहता है, और गवर्नमेंट बोर्ड वगैरह में आप चेंज कर सकते हैं कितना % किस में जाना है। दरें उनकी फिक्स है, जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपको वहाँ पे क्या है वो बताता रहेगा कि भाई इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते एक्टिव स्कीम के अंदर। लेकिन फिर भी आप अपने रिसर्च के हिसाब से
और उसमें आप अपना स्थान घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप अगर जानकारी रखते हैं इन चीज़ों की तो आप एक्टिव स्कीम चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी ज़्यादा नहीं है तो आप कृपया कर ऑटो स्कीम ही चूज़ कर लें, जिससे क्या है कि बार बार आपको परेशानी ना हो। ठीक है, ऑटो चॉइस जब आप चूज़ करेंगे तो आपको एक लाइफ साइकिल उसके अंदर और चूज़ करनी पड़ेगी। 3 लाइफ साइकिल उसमें है। एक तो कंजर्वेटिव है जिसमें LC25 लिखा आएगा आपका जो फॉर्म है, या आप जब ऑनलाइन करोगे तो भी वहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे और ऑफलाइन फॉर्म में भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। कंजर्वेटिव LC25, मॉडरेट LC50, एग्रेसिव LC75%। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आप मिलेंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इनमें हो रहा है कि भाई इनमें से कौन सा चूज़ करें। अगर आपकी एज कम है, 35 साल से कम है, तो आप कंजर्वेटिव चुन लें। ठीक है, जो LC25 है वो चुन लें, कंजर्वेटिव चुनें। इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है लेकिन आपको रिटर्न भी इसमें अच्छे मिलेंगे। और आपकी अगर एज थोड़ी ज़्यादा है, 35 साल से ज़्यादा है, 40-45 साल आपकी एज हो चुकी है, तो आप मॉडरेट चुन लें। ठीक है, इसमें थोड़ा रिस्क आपका कम हो जाएगा और जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसके अंदर आपका पैसा है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आप ऑटो स्कीम चुनें और उसके अंदर आपकी एज कम है तो आप LC25 यानी कि कंजर्वेटिव, और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप मॉडरेट LC50 चुन लें। ठीक है, इससे आपका खाता ऑटोमेटिक जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो कर्मचारियों को आ रहा है कि पेंशन फंड कौन सा चुनें। साथियों, किसी विशेष पेंशन फंड की तो मैं ज़्यादा यहाँ पे नाम लूँगा नहीं, लेकिन जो पहले जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो NPS लागू होता था राजस्थान के अंदर, उसके अंदर उनका ज़्यादातर पैसा जो गवर्नमेंट के जो पेंशन फंड है जैसे SBI है, LIC है, UTI है, जो इनमें ज़्यादा पैसा उनका सभी का पैसा फिक्स था। जो गवर्नमेंट के जो फंड थे उन्हीं में उनका पैसा निवेश होता था। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट जो है फंड मैनेजर भी आजकल चल रहे हैं, तो आप उनकी जानकारी यूट्यूब से वीडियो देखकर या कोई जो फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह आपके जान पहचान के हैं उनसे भी आप मिलकर इस बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसके हिसाब से अपना पेंशन फंड मैनेजर चूज़ कर सकते हैं। 8-10 के लगभग जो है पेंशन फंड मैनेजर हैं, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे जो हैं फंड मैनेजर उसके अंदर है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से और जो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं या जिनकी स्ट्रॉन्ग जो उनका पोर्टफोलियो है, आप ऐसे फंड मैनेजर जो हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है साथियों, एक जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा था जो हमारे नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मासिस्ट जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि 2023 के अंदर परमानेंट भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ था, उनकी जो लिस्टें वगैरह भी निकल गई थी प्रोविजनल वगैरह, और जिनको उम्मीद है कि हमारा 100% सिलेक्शन जो है उसके अंदर हो जाएगा और हम थोड़े दिनों में परमानेंट कर्मचारी बनने वाले हैं, तो वो उनका प्रश्न आ रहा था कि भाई हम इसमें निवेश करें या ना करें, NPS खाता खुलवाएं या ना खुलवाएं। तो साथियों, अगर यदि आप संविदा पर कार्यरत हैं, ठीक है, और आपका सिलेक्शन उसके अंदर होने वाला है, तो सरकार का ये जो लाभ है वो तो आपको भी मिलेगा 10% का यदि आप खाता खुलवाते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आपने एक बार NPS अकाउंट खुलवा लिया तो आप उसको जारी रखना पड़ेगा 60 साल की उम्र तक। जो Tier 1 अकाउंट है उसके अंदर साल में एक बार ट्रांजेक्शन करना भी ज़रूरी है। तो यदि आप उसको चालू रख सकते हैं उम्र भर, अगर उसको एक्टिवेट आप रख सकते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, तो आप अपना जो NPS अकाउंट है वो खुलवाएं और जो सरकार का जब तक 10% अनुदान का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है उसका लाभ लें। और यदि आपको ये लगता है कि भविष्य में मेरे लिए ये चालू रख पाना दिक्कत होगी मेरे को, या मैं उसको फॉलोअप नहीं ले पाऊँगा, या हो सकता है मैं भूल जाऊँ, तो फिर आप एक बार देख लें। यदि आपको लगता है, उम्मीद आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा उसके अंदर, वो उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपकी भर्ती पूरी हो जाए और आपको लगता है कि उसमें आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। मैं तो आपको यही कहूँगा, बाकी आपकी खुद की मर्जी है। कल को ये ना हो कि सर आपने मना कर दिया था इसलिए हमने खुलवाया नहीं। तो मैं किसी को मना नहीं कर रहा, कोई भी ANM GNM स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं, जिन्होंने भर्ती के लिए आवेदन कर रखा है, वो अगर खुलवाना चाहें NPS अकाउंट तो वो स्वतंत्र है, खुलवा सकते हैं। ठीक है, और उसको जारी रखना आपको पड़ेगा। भविष्य में जो है उसमें ट्रांजैक्शन करना आवश्यक है, उसको जारी रखना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना देख के और आप खुलवा लीजिए। जिन्होंने आवेदन नहीं किया था भर्ती के लिए या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, नंबर बहुत कम है, वो तो खुलवा ही लें, वो तो खुलवा लें। आगामी भर्ती क्या पता कब तक आएगी, तब तक आपको संविदा पर ही नौकरी करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या है कि ये 10% का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको सरकार दे रही है, तो इससे आप क्यों वंचित रहें। तो वो लोग खुलवा लें, किसी आपके जो योग्य हैं जो खोलने में, उनकी सलाह लेकर, और आप वो अकाउंट खुला लें। इस 10% जो एक्स्ट्रा बेनिफिट सरकार आपको दे रही है इसका लाभ लें।
ठीक है साथियों, ये कुछ एक प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद में एनपीएस अकाउंट को लेकर आपके मन में कोई भी संशय नहीं रहेगा। फिर भी यदि कोई संशय है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप जो सरकार की जो आगे की स्कीमें हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई सुझाव है तो वो मुझे ज़रूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। आप किसी विषय को अगर चाहते हैं वीडियो कि मैं वीडियो बनाऊं और उसको दूं, आपके सामने प्रेजेंटेशन करूं, तो मेरे को कृपया इसमें सुझाव भी दें। और संविदा कर्मचारी जो साथी मेरे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो बना सकूँ, आपको जानकारी दे सकूँ। इसी के साथ धन्यवाद साथियों।